हाँ तो बच्चों, हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप 12th पास करके आगे जाने वाला है। तो उसके बाद आपके लिए 12th के बाद क्या क्या स्कोप है ये आपने भी सोच रखा होगा और आपके माँ बाप ने आपको पहले से बता भी रखा होगा। उसी टॉपिक के ऊपर और थंबनेल में देखते हुए हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक नीट। जैसा कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को सबको पता है कि नीट का एग्जाम नेशनल लेवल का होता है और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इस एग्जाम के तहत आप MBBS, BDS और आयुष कोर्स जो होते हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। आयुष कोर्स कौन कौन से? आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। ये जो कोर्सेस होते हैं इनमें आप एडमिशन लेके और अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगा सकते हैं। क्या बन सकते हैं आप इन सबसे? डॉक्टर। तो इस एग्जाम के बारे में अपन सबसे फर्स्ट में डिस्कस करते हैं कि एग्जाम क्या है। तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। एवरी ईयर ये एग्जाम कंडक्ट होता है। इसमें जो स्टूडेंट्स बैठते हैं लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स इसमें हर साल फॉर्म फिल करते हैं। हर साल नीट के फॉर्म फिल करते हैं 25 लाख स्टूडेंट। उनमें से चूज होते हैं ओनली 84,000 स्टूडेंट जो अपने नाम के आगे डॉक्टर बनाने में सक्षम हो पाते हैं। बात करते हैं अपन 72 नंबर्स ये कैसे डिवाइडेड होते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में जैसे कि अपन को सबको पता है कि 12th का 11th और 12th का सिलेबस इसमें कंप्लीटली रहता है। तो किस किस पोर्शन में रहता है कि इसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। सबको पता है इतना तो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है और 720 मार्क्स होते हैं। लेकिन किस प्रकार होते हैं? इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो कितने हो गए टोटल? 140। बी सेक्शन 15 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल नंबर 40। कैसे? इन 15 में से केवल आपको 10 ही करने होते हैं। यहाँ पर 15 कंप्लीट पूरे नहीं करने, केवल कितने करने हैं? 10। तो इस प्रकार इसमें कितने नंबर हो गए? 140 और 40 180। कितने के? एक पोर्शन, जैसे फिजिक्स के एक पोर्शन के। इसी प्रकार सेम टू सेम इसमें केमिस्ट्री में भी यही रहता है। बात करते हैं इसकी बायोलॉजी की। बायोलॉजी में ऑलरेडी दो पोर्शन बैठे हुए थे। कौन कौन से? वेरी गुड, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में भी 2 पोर्शन ए और बी, और इसमें बॉटनी में भी 2 पोर्शन ए और बी। जो पोर्शन यहाँ पर है वही पोर्शन इसमें इनका रहता है, यानी 35 नंबर इसके, 35 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस ऑप्शनल, जिनमें से 10 करने होते हैं। तो ऐसे करके इसमें 140। तो ये 180 का जो रेशियो है वो 4 में डिवाइड होता है एक तरीके से। ये 180 पर पोर्शन वाइज होते हैं। फिजिक्स के 180, केमिस्ट्री के 180 और जूलॉजी के 180 और बॉटनी के 180। तो कितने हो गए टोटल? 722 पर क्वेश्चन। मार्क्स मिलते हैं 4 और नेगेटिव मार्किंग माइनस का 1/4। ठीक है। एज लिमिट 17 ईयर्स से लेकर मरो नहीं जब तक देते रहो, अनलिमिटेड है, कोई एज लिमिट ही नहीं है। इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रखी, मतलब इन्होंने कि इसमें एज लिमिट कितनी है वो डिस्क्राइब नहीं है। लेकिन मिनिमम एज कितनी है अपने? 17 ईयर्स और 12th पास आउट होना चाहिए आप किससे? PCB। इन सब्जेक्ट से आप 12th पास होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट? नीट से रिलेटेड नहीं? आपने फॉर्म फिल किया इसका, तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। जैसे भी है, जिस लेवल पर भी आपको तैयारी करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी पोर्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है। इसमें हाँ एक चीज और बता दूं मैं इसमें कि इसमें 2 तरीके के कॉलेज होते हैं, 3 तरीके के कॉलेज होते हैं यूजुअली जो MBBS करवाते हैं। MBBS की फुल फॉर्म मालूम है आपको? बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जन। बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन, ये 2 इसकी फुल फॉर्म होती है MBBS की। कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज इसमें 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज और एक होते हैं डीम्ड कॉलेज। सब में लगभग यही सिस्टम चलता है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो जैसे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑथराइज होता है। प्राइवेट कॉलेज किसी खुद की प्राइवेट संस्था के रूप में होते हैं। डीम्ड कॉलेज वो होते हैं जो
गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं, मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट से होते हैं, और ये स्कॉलरशिप के रूप में आपको पैसा वापस दे देते हैं। कम फीस लगती है इनमें, प्राइवेट की तुलना में इनमें फीस कम लगती है। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में अपने 2000 से लेकर 14,000 रुपये पर एनम तक की फीस लगती है नीट करने के लिए, MBBS करने के लिए, ठीक है। डीम्ड कॉलेज में देखें तो अपन 10,000 से लेकर 5 लाख तक पर एनम फीस लगती है। और प्राइवेट कॉलेजों में फीस 10 लाख से लेकर 25 लाख पर एनम, और जितना हाथ बड़ा हो जाए उतनी ले लेते हैं अपने हिसाब से इनके आगे। ऑल ओवर इंडिया में टोटल कितने कॉलेज है? 573। कितने कॉलेज है? 573। उनमें से 243 गवर्नमेंट है, उनमें से 243 गवर्नमेंट है। बात करते हैं थोड़ी सी कट ऑफ पे। तो ये 720 में से 720 भी आ रखे हैं लोगों के कंप्लीट, पूरे में से पूरे नंबर। देखा होगा ना आपने पिछले सालों का रिजल्ट, तो कईयों के ऐसा होता है कि पूरे में से पूरे नंबर आ गए नीट के पेपर में, पूरे में से पूरे नंबर। लेकिन कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स कि जिससे आपको कॉलेज मिलना शुरू होता है, वो मिनिमम मार्क्स। तो इसमें जो जनरल और ओबीसी की मार्क्स देखें, जनरल और ओबीसी के, तो लगभग आपको 600 मार्क्स, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो ये मार्क्स आपको करने जरूरी है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके ये। और अगर आप इसमें आ रहे हो ST SC वाले में, तो आपको आराम से 400 से 500 नंबर के स्कोर में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर ST SC में आते हो। मेन कंपटीशन जो है इस पे यहीं पे, क्योंकि इस लेवल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा तैयारी करते हैं इसमें। तो 400-500 नंबर, 600 नंबर आराम से इसमें, क्या इसका लेवल इतना ज़्यादा आता नहीं। नॉर्मल अपनी NCERT में से जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट बन जाते हैं, और थोड़ा सा स्पेसिफिक होके थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, बस इतना सा जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? सैलरी तो आपको पता ही सही, 1 से 1.5 लाख रुपए डॉक्टर बनने के बाद आराम से सैलरी रहती है उनकी। दूसरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं IIT के बारे में। IIT किन के लिए? IIT के लिए कंपलसरी क्या? PCM, इसमें 12 मिनिमम मार्क्स 50% से लेकर 75% तक, ये तो मिनिमम मार्क्स है। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। किस फील्ड के लिए? टेक्निकल फील्ड के लिए, यानी इंजीनियरिंग करनी हो, टेक्निकल फील्ड में जाना हो, इसरो में जाना हो, साइंटिस्ट बनना हो, या बड़े लेवल पे अच्छी पोस्ट पे जाना हो, तो उसके लिए IIT के थ्रू अब एक एग्जाम करवाती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी IIT है? 23। उनमें से 7 IITs स्पेशल हैं जो हर साल एक एक करके ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 7 IITs, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT पुणे, IIT रुड़की, ऐसे करके ये 7 है। तो इनमें से हर एक साल में एग्जाम करवाती है। जैसे मान लो इस साल अपनी कोचिंग ने करवा लिया, अगले साल किसी और कोचिंग ने करवा लिया, ऐसे ही इनका एक ग्रुप है, वो एक एग्जाम करवाती है। इस एग्जाम में अटेम्प्ट की लिमिट है कि जैसे आपकी ईयर चल रहा है ये 2024, 2025 और 2026, 2 लेवल होते हैं इसमें, एक मेंस और एक एडवांस। नाम से पता चल रहा है मेंस स्टार्टिंग और एडवांस उससे अपर लेवल का। तो ये तो अपने अटेम्प्ट है मेंस वाले कि जो 12th के साथ वाला, वही 12th के साथ वाला यहाँ 2024 रहेगा। 12th के बाद वाला वही 2025 वाला यहाँ रहेगा। एडवांस खत्म, यहाँ के बाद आप एडवांस नहीं दे सकते। 2 ही अटेम्प्ट है, केवल और केवल 2 अटेम्प्ट, और 2026 में केवल मेंस दे सकते हो, एडवांस दे भी नहीं सकते। ये लेवल है इसका। अब बात करते हैं पेपर की। पेपर में क्या क्या आता है इसमें? केवल फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और मैथ्स आती है। क्वेश्चन 25 इसके आएंगे, 25 इसके आएंगे और 25 इसके आएंगे। 100 नंबर इसके, 100 इसके और 100 इसके। टोटल कितने हो गए? टोटल मार्क्स 300। नेगेटिव मार्किंग वही -1/4,
-1/4। सोच सकते हो इसकी कट ऑफ कितनी जाती होगी, एक अंदाजा लगा सकते हो ना। फिर भी भाई जैसे नीट का ये रहा, इसका भी कुछ अंदाजा आपके हिसाब से परसेंटेज में बता दो। 300 में से 290, इसमें तो साइंटिस्ट बना देंगे तुम्हें। इसकी कट ऑफ गई थी अभी की जो लेटेस्ट बता रहा हूं मैं, जनरल और ओबीसी की 31%। ये इसकी कट ऑफ थी। 96 मार्क्स जिसके आ गए ना उसने आईआईटी क्रैक कर लिया, जिसके 300 में से 96 नंबर आ गए। 96 जिसके 96 मार्क्स आ गए ना उसने आईआईटी क्रैक कर ली। ये तो जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं। एसटी की 17.5, एससी की 15%, केवल 45 नंबर, केवल और केवल 45 नंबर या 40-45 नंबर में आईआईटी क्रैक कर लिया। ये लेवल है इसका। ये तो कट ऑफ लेवल है ना बेटा। आपको अगर अच्छे लेवल का कॉलेज चाहिए तो इससे तो ज्यादा ही लाना है, इससे तो ज्यादा ही लाना है। टॉपर का स्कोर बता देता हूं मैं आपको। हाईएस्ट टॉपर का स्कोर था 201। 201 में टॉपर बन जाओगे आप। वो जो 7 आईआईटीज है ना उनमें जगह मिल जाएगी। ये अब मेन ये है कि बात ये आती है कि जिनका मेंस नहीं हुआ वो, कि ये जो स्टूडेंट है 2 से 3 लाख स्टूडेंट हर साल, 7 से 8 लाख स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं, उसमें से मेंस पास कितने होते हैं पता है? 2.5 लाख। इतने लोग चाहे कितने लोग फॉर्म भराओ ये नंबर फिक्स है। 2.5 लाख लोग मेंस एग्जाम पास करके एडवांस के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे हर साल, फिक्स। क्योंकि अटेम्प्ट फिक्स है इसमें। ऐसा तो है नहीं कि बाद के वाला भी आ रहा है और बाद वाला भी भर रहा है फॉर्म, ऐसा नहीं है ना। केवल फिक्स है इसमें। कितने भी आए, 10 लाख फॉर्म आ जाए तब भी 2.5 लाख ही पास होंगे, 7.5 लाख फॉर्म आ जाए तब भी 2.5 लाख ही पास होंगे। ठीक है। अब मेन चीज ये है कि मेंस हो गया, एडवांस हो गया, आईआईटी कॉलेज मिल गया, इनको तो मिल गया आईआईटी कॉलेज। जिनका एडवांस नहीं हुआ वो, और जिनका मेंस भी नहीं हुआ वो, भाई मेंस में 2.5 लाख गए, बाकी बचे तो 7.5 लाख तो बाहर थे ना। मान लो अगर 10 लाख का आंकड़ा मान लें अपन, मोटा मोटा ही मान के चलेंगे, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था या एग्जाम दिया था, उसमें से 2.5 लाख का मेंस पास करवा दिया इन्होंने, बाकी 7.5 लाख ये भी तो है ना। और 7.5 लाख में से ये जो 2.5 लाख चूज हुए हैं, इनमें से भी केवल 17,000 या 18,000 ही तो आईआईटी में जाते हैं, बाकी बचे 2 लाख और कुछ, वो भी तो इसी कैटेगरी में आ गए ना। तो उनके लिए भी अलग से कॉलेज होते हैं आईआईटी के थ्रू, एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या जो बड़े लेवल के कॉलेज जो होते हैं उनमें आपको बीटेक करने का मौका मिलता है। अब बीटेक क्या होती है? बीटेक क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, कुछ ब्रांचें चलती हैं, 100 से प्लस स्पेशल ब्रांच है। उनमें से जो अपनी तरफ स्पेसिफिक है उनके बारे में बता देता हूँ कि जैसे कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है, बीटेक करने के लिए आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू बीटेक कर सकते हो। दूसरा सिविल इंजीनियर, तीसरा मैकेनिकल इंजीनियर, चौथा इलेक्ट्रिकल, और 5वां इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे बहुत सारी और ब्रांच है इसमें जिनको चूज करके आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो और टेक्निकल की डिग्री ले सकते हो। इसके थ्रू आपको बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, इन्फोसिस, माइक्रो और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें जॉब करने का मौका मिलता है। इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई भी डाउट हो? नेक्स्ट है सीयूईटी। इसके बारे में बात करते हैं। आपने सुना भी होगा इसके बारे में और अभी बहुत चर्चा में है ये नाम, सीयूईटी। सुना है इसके बारे में? क्या है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी अपनी उनमें पढ़ने का मौका मिलता है। सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ने का मौका मिलता है। और ये कौन कौन से कोर्स कराती है?
जितने कोर्स नॉर्मली आपने सुने ना वो सब कोर्स इनकी यूनिवर्सिटी में होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ कि आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो इसमें बीएससी होती है, बीएससी आईटी होती है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड बीएससी होती है, इंटीग्रेटेड बीएससी जानते हो सब क्या होती है? इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस बीएड दोनों साथ होती है उसमें, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर भी करवाता है सीयूईटी। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, और नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स है वो सीयूईटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करने का मौका मिलता है आपको इस एग्जाम के थ्रू। क्या चीज? हाँ, वो उसके बारे में आपको वापस बता दूं कि नीट के थ्रू जो एग्जाम हुआ आप उसमें पास हो गए, आपने कॉलेज फिल किए, तो जैसे मान लो पहला कॉलेज आपने फिल कर दिया एम्स दिल्ली, दूसरा कॉलेज फिल कर दिया एम्स जोधपुर, तीसरा कर दिया एम्स और बीकानेर वाला, एम्स रुड़की वाला और कहीं का, और चौथे नंबर पे अपना एसएमएस कर दिया। अब इन कॉलेजों की अलग अलग लिस्ट निकलेगी और अगर आप उस कट ऑफ को पार कर जाते हो तो आप इन कॉलेजों में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, और नहीं करते तो आप उस कॉलेज की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। फिर आपको दूसरा मौका मिलेगा कि दूसरी लिस्ट में आप कौन कौन से कॉलेज चूज करते हो उस बेस। हाँ, बीएससी नर्सिंग एम्स में भी होती है। चलो वो बताओ, है ना, ये तो डॉक्टरेट के बारे में था, है ना। तो इसमें जितने भी और भी जो भी कोर्स है वो आते हैं, जैसे बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस यूटी के तहत अपन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो वो वही 3 तरीके की यूनिवर्सिटी, एक तो गवर्नमेंट, एक डीम्ड और एक प्राइवेट। अब इसमें भी एक एग्जाम होता है, अभी फॉर्म निकले हुए हैं इसके, अगर नहीं भरा हो तो भर देना। लास्ट डेट कितनी है इसकी? 31 मार्च। ये इसकी 26 मार्च थी पहले, अभी बढ़ गई इसकी, है ना डेट, और एग्जाम डेट भी आ चुकी है इसकी 16 या 17 मई, उसके बीच में इसका एग्जाम होगा। पैटर्न बता देता हूँ तुम्हें इसका, कि जैसे फॉर्म भरोगे इसका तुम, तो फॉर्म भरने में इसमें सेक्शन वाइज फॉर्म भरना पड़ता है, कि जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज कौन सी लोगे आप, ये हिंदी लोगे या इंग्लिश लोगे, क्या हिंदी या इंग्लिश। दूसरा आएगा डोमेन, डोमेन सब्जेक्ट, तो डोमेन में आप पीसीएम, पीसीबी या एसीबी, समझ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। इनमें से कोई सा सब्जेक्ट भर सकते हो, और मैक्सिमम सब्जेक्ट बनने की क्वांटिटी इसमें 4, 3 ही भर लेना, फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी नहीं। 4 भर सकते हो, एक लैंग्वेज भर सकते हो, और एक होता है जनरल टेस्ट जीएस का, वो एक भरना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें टोटल अपन 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 6 सब्जेक्ट टोटल। अगर 6 भरते हो आप तो आपको 800 नंबर का देना पड़ेगा ये, और यहाँ पर 3 ही भरते हो आप, और एक ही और एक ही 5 भरते हो तो कितने नंबर का देना पड़ेगा? 600 नंबर, 600 मार्क्स का होगा ये पेपर आपका। अब सेक्शन वाइज बात करते हैं, जैसे ये मान लो लैंग्वेज वाला पेपर है, फर्स्ट वाला लैंग्वेज का पेपर देख लिया आपने कि जैसे हिंदी भर दिया, अब उसमें आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट मिलेंगे। अब आप सोचोगे 45 मिनट कैसे, हम तो ज़्यादा ले लेंगे मिनट हमारे हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये 45 मिनट के अंदर आपके सामने से वो पेपर हट जाएगा। आपको 45 क्वेश्चन 45 मिनट में अंदर पढ़ने और करने हैं, ये फिक्स है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये फिक्स रहता है कि जितना टाइम मिला है उसी में आपको करना पड़ेगा। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट वाला, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भर दी, या ये भर दी तुमने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसकी बेसिस पे आपके पास वहाँ 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 मिनट मिलेंगे नॉर्मल तो। लेकिन मान लो आपने फिजिक्स और मैथ्स वाला पोर्शन भरा इसमें, तो फिर आपको इसमें 60 मिनट मिल जाएंगे।
इसमें 60 मिनट। फिजिक्स और मैथ्स में क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन वाले पोर्शन ज़्यादा आते हैं, इस वजह से इसमें 60 मिनट में ये वाला पोर्शन आपका बंद हो जाएगा खुद ब खुद, कंप्यूटर बेस्ड। तीसरा पोर्शन जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में भी वही मैथ्स, रीजनिंग और नॉर्मल जीके, मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड और थोड़ा दिमाग चलाने वाले क्वेश्चंस, ऐसे 45 क्वेश्चन आएंगे और वो इसमें 50 मिनट के लगभग मिलते हैं। ये कुल मिला के ऐसे करके आपका ये पेपर होता है। अब इसमें क्या है, 300 प्लस यूनिवर्सिटी और सबको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शौक है कि हम जैसे बीएससी नर्सिंग करें तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी करें, जैसे आपने नाम बताया अभी एम्स, तो एम्स के तहत ही और भी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अपन को बीएससी नर्सिंग करवाती है, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का एक मौका मिले तो इसके लिए अपन CUT एग्जाम देते हैं। अब ये 300 प्लस यूनिवर्सिटी हालांकि होने में इसमें, लेकिन बच्चे बहुत सारे, जो बच्चे नीट और IIT नहीं दे रहे वो सब CUT में, और जो दे रहे हैं वो भी हैं इसमें साथ में। तो इसमें यूँ समझो कि ऑल ओवर इंडिया के जितने स्टूडेंट 12th में थे इस साल या जो 12th में हैं इस साल, वो सबके सब CUT में बैठ रहे हैं, सबके सब। तो जैसे ये मान लो आपका 600 मार्क्स का ये पेपर हुआ, तो इसमें से लगभग आपको 500 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आपको इसमें कुछ अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा कि हाँ हमें एक अच्छा कॉलेज मिला है, अच्छी जानकारी मिली, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, तो उससे बेटर कौन सा ऑप्शन हो सकता है ये। अब जैसे आपने पूछा था कि एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है मुझे, तो उससे रिलेटेड कोई जाता है। एम्स हर साल खुद के बेसिस पे एग्जाम करवाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में क्या करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है एम्स। एक तो करवाता है खुद के लिए कि आप यहां से आके बीएससी नर्सिंग कर सकते, और एक अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो आप नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ये इन एग्जाम्स के लिए और भी कई डिप्लोमा कोर्सेस है जो एम्स करवाते हैं। इन एग्जाम में बैठने के लिए आपको इसका एम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। एम्स के एग्जाम को क्रैक करके आपने जैसे बीएससी नर्सिंग चूज की, तो वहाँ जाके आपको उसमें 2 से 14,000 या 20,000 करके फीस है सालाना। उसमें हॉस्टल भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, वहीं सब ऑल ओवर फ्री। अब यही सुविधा बीएससी नर्सिंग की जो एम्स में है, वही सेम टू सेम सुविधा अपने पास SMS हॉस्पिटल जयपुर, जिसका एग्जाम कौन करवाता है, RUHS इसका एग्जाम करवाता है। RUHS के एग्जाम के तहत आपको बीएससी नर्सिंग, GNM नर्सिंग और ANM नर्सिंग और B फार्मा, DMLT, DRT, DOT, ये ऐसे कई डिप्लोमा और ये एग्जाम करवाने के लिए ये एक एग्जाम देना पड़ता है। कौन सा, RUHS का, जिसमें हर साल जुलाई में निकलता है ये फॉर्म, और जुलाई के लास्ट तक 100 नंबर का पेपर होता है ये लगभग, जिसमें से 75 नंबर का तो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। इस पेपर को क्रैक करने के बाद आपको जो अपने राजस्थान में कॉलेज है वो कॉलेज भर सकते हो आप RUHS के तहत। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, GNM नर्सिंग कर सकते हो, ANM नर्सिंग कर सकते हो, और भी जो भी डिप्लोमा या डिग्री आपको करनी वो सब आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गए अपने नॉर्मल। अब बात करते हैं लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी, इन सबसे हट के। हाँ, आपका वो रही एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कर सकते हैं। देखो एग्रीकल्चर के फील्ड में है अपने पास, एक तो जेट का एग्जाम होता है, ये जेट का होता है एक तो एग्जाम, जिसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। ये तो होता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो नॉर्मली अपन राजस्थान लेवल पे होता है ना। और एक नेशनल लेवल पे जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं अपन ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इसमें क्या होता है ये देखो, सुनो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिट्टी से रिलेटेड जानकारी से लेकर पौधे उगने से लेकर और पौधों में क्या क्या बीमारी आ रही, वहाँ की सारी जानकारी वो जो साइंटिस्ट देता है, उस साइंटिस्ट को बनने की मौका मिलता है इस एग्जाम के थ्रू, ICAR के थ्रू। कब दे सकते हैं, 12th के बाद भी दे सकते हो, और इसके तहत आपने जो बीएससी एग्रीकल्चर की उसके बाद भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब इसमें क्या बनते हो आप,
साइंटिस्ट बन जाते हो इस पे। ये करने के बाद आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो। जब ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो आप, तो जैसे आपने मान लो कोई बॉटनिकल गार्डन ले लिया, गवर्नमेंट की तरफ से एक बॉटनिकल गार्डन आपको अलाउ किया जाता है, उसमें आपको रिसर्च करनी होती है और भी साइंटिस्ट आपको वहाँ भेजे जाते हैं साथ में, और वहाँ आप मिट्टी की जानकारी से लेकर पौधे की सारी जानकारी, बीमारियां वगैरह पढ़ते हो और रिसर्च करते हो उनके बारे में। तो ये इसमें रिसर्च है, और भी कई फील्ड है इसमें जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा था कि हाँ नॉर्मली लाइफ की बात करते हैं। सुनो भाई इधर, सुनो इधर, अभी करेंगे, बात में करेंगे। तो जैसे 12th पास हो गया आप, तो अब आपके सामने ये आता है कि करना क्या है, कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये भी है वो भी है, घर वाले कह रहे हैं ये करें, हम कह रहे हैं ये करें, वो कह रहा है ये करो, वो कह रहा है ये करें। तो 3 क्वेश्चन सामने आते हैं कि व्हाट, कि तुम क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, बनना क्या है, अपने आप से पूछो। और समझ में नहीं आ रहा तो जो घर वाले कह रहे हैं उस पर गौर करो कि क्या बनना है यार, कि क्या बनना चाहिए। जैसे आपने बताया कि एसएससी के थ्रू में इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं ना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट क्लियर होने के बाद व्हाई, कि यही क्यों बनना है, कि ये बनने के बाद मेरे अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी जो मैं ये बन सकता हूँ। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपका, जैसे आप एग्रीकल्चर से हो, मैं एग्जाम्पल दूँ कि आप जेट का एग्जाम फाइट करने के बाद क्यों करना चाहते हो, उसके आगे का रीजन पता है। जैसे आप नीट करना चाहते हो कि क्यों, उस वाई का अगर आंसर मिल गया ना आपके पास, तो फिर तीसरा क्वेश्चन बन जाता है हाउ, कैसे करना है। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर होने के बाद तीसरे क्वेश्चन पे अगर जानकारी नहीं मिले, तब आप टीचर के पास आओ कि हाँ, कि मेरा व्हाट क्लियर है कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मेरा वाई क्लियर है कि मैं क्यों बनना चाहती हूँ, बस आप हाउ बता दो कि कैसे बनना है। वो स्ट्रेटेजी, वो रणनीति बता दो कि एकदम सटीक जाके मेरा निशाना लगे उस निशाने। तो उससे रिलेटेड ही बात करते हैं। तो आप बताओ मुझे, तो क्या बनना चाहते हो खुद की तरफ से? हाँ, 12th पास हो, अच्छा CHSL। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपका वोट क्लियर है कि आपको SSC देना है। SSC में भी CHSL और CGL 2 लेवल होते हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे फर्स्ट पोस्ट होती है वो IT इंस्पेक्टर की होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना। इससे ऊपर की पोस्ट नहीं होती इसमें सबसे ऊपर का जो पोस्ट होता है वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बनता है वाई, यही क्यों बनता है। तो ये क्या है, अपने अंदर से आना चाहिए इसका आंसर। बता सकते हो इसका आंसर वाई? हाँ, लोगों की सेवा कर सके, सद्भाव कर सके। एयरफोर्स में लोगों की सेवा, अच्छा एरोप्लेन उड़ाने में। सही है, सही। तो वाई में सबसे पहला आंसर जो होता है ना वो होता है अर्निंग। कि हमें क्या करनी है, अर्निंग करनी, पैसा चाह रहा है सबसे पहले। आप लग रहा है अभी आपको ऐसा, लेकिन एक स्टेबिलिटी आने के बाद जो पहला ऑप्शन दिखता है ना वो यही दिखता है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अर्निंग। अच्छा चलो ठीक है, आपको पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको कह दूं जो काम आप IIT में रह के करते हो आप समाज सेवी बन के भी कर सकते हो, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। फिर फर्स्ट ऑप्शन जो दिखता है वो दिखती है अर्निंग। ठीक है, दूसरा क्या दिखता है, रुतबा। क्या दिखता है दूसरा, रुतबा। ये काम समाज सेवी भी कर सकता है, लेकिन समाज सेवी की इज्जत ही नहीं। तो समाज सेवी को पूछेगा ही समाज सेवी होगा, समाज सेवी बैठ जा कुर्सी की साइड में, है कि नहीं। तो इससे रुतबा बढ़ता है, इज्जत मिलती है। और तीसरा, अपने देश के लिए कार्य करने का मौका मिलता है, अपने देश के लिए सेवा प्रेरणा का भाव जागृत होता है।
अपने देश के लिए अपनी एफिशिएंसी जागृत करने का और अपनी एफिशिएंसी को उनके सामने उजागर करने का मौका मिलता है। इसीलिए हमारा ये वाई क्लियर हो गया। वाई क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हाउ। हाउ, अब मैंने हाउ, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां तक तो आपको कोई भी बता देगा। किसी पे भी आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, वो भी कोई ना कोई तो बता ही देगा भाई कैसे करना है और क्यों क्यों जरूरी। और ये तीन कोई नहीं बताते, यही बताते हैं डायरेक्ट। समाज सेवा, लोगों के बीच में रहना, देश के प्रति प्रेम, देश के लिए इज्जत। इंटरव्यू में ऐसे बोल देना, इंटरव्यू वाला कहेगा पैसे नहीं चाहिए आपको, अर्निंग नहीं चाहिए आपको, रुतबा नहीं चाहिए आपको, इज्जत नहीं चाहिए आपको, फिर गाड़ी नहीं दें आपको हाँ, बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए, वो सब इसमें मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है, वो चाहिए। अब हाउ, हाउ पे बात करते हैं। इसके लिए कोई सा भी एग्जाम हो या कोई सी भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपका मन होना चाहिए पढ़ने के प्रति भी और उस एग्जाम को अपना बनाने के प्रति। भाई वो जो एक सीट है वो मेरी है, मैं लेके रहूंगा या मैं लेके रहूंगी उस सीट को, वो एक सीट मुझे चाहिए ही चाहिए। दूसरा, उस एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पर आधारित उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहां से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे अपन को सोल्व करना है। ये एग्जाम पैटर्न याद होना चाहिए मोटा मोटा तौर पे। जैसे मान लो मैं एसएससी की बात करूं तो इसमें ए बी सी 3 पोर्शन बने हुए हैं, जिसमें एक में जीके वाले पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, एक में मैथ्स रीजनिंग और एक में इंग्लिश। इन 3 पोर्शन पे बात होते हैं। नॉर्मल जीके आती है इसमें ना, तो ये नॉर्मल पोर्शन होते हैं। 4 होते हैं पोर्शन, तो मैंने मैथ्स रीजनिंग को एक में रख दिया, ऐसे होता है। तो आपको एक मोटा मोटा एग्जाम पैटर्न याद रखना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। फिर तीसरी बात है स्ट्रेटेजी, यानी कि रणनीति, कि उस एग्जाम को पार करने की रणनीति क्या है। अब रणनीति पता करने के लिए हमें इसका क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। सबसे पहला क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। दूसरा क्या पता होना चाहिए? टाइम ड्यूरेशन। पता है आपको कितने घंटे का पेपर होता है एसएससी का? हाँ, 120 मिनट, यानी 2 आवर। और क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होते हैं, कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने। कम पड़ जाते हैं वो, जब मैथ्स रीजनिंग करते हैं ना तो कम लगने लग जाते हैं। इसलिए टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि पहला टाइम ड्यूरेशन तो ये कि अपन को ये सिलेबस एग्जाम से इतने दिन बचे, इतने दिन में कितना पोर्शन किस बेसिस पे कंप्लीट करना है। अभी तो क्या क्लियर कर रहे हैं अपन? हाउ, कि अपन को वो चीज अचीव कैसे करनी है, हम उसके लिए एबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। तो अपन को जब वो टाइम ड्यूरेशन बांधना आएगा ना कि हम इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, तभी जाके हम उसके एबल हो पाएंगे। तो ये दूसरी बात हो गई टाइम ड्यूरेशन की। और चौथी चीज के ये पक्का इरादा होना चाहिए आपको उस चीज को लेके कि ये एक सीट तो मेरी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से इधर हो जाए, इतनी कम सीट आई है, इतने बच्चे बैठे हैं, कंपटीशन इतना है, कंपटीशन कितना है, कुछ मन में नहीं आना चाहिए। यही आना चाहिए कि मेरी ही एक सीट, पक्का इरादा। पक्का इरादा कैसे होगा? जब भी पढ़ने बैठो ऊपर लिख लो एक सीट मेरी है, जब भी पढ़ने बैठो एक लिख ही लो ऊपर कि एक सीट मेरी है, खत्म। ये तो अपन ने नॉर्मल बात की एसएससी की। इसी बेसिस को आप हर एग्जाम पैटर्न पे फॉलो कर सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछना है। सबसे पहले व्हाट, क्या बनना है, व्हाई, क्यों बनना है, हाउ, कैसे बनना है। अब कोई डाउट आपके? किसकी? इसमें एज लिमिट 18 से 33। हाँ, तो 18 कंपल्सरी, इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 35। ना 18 तो मिनिमम है शायद इसका। हाँ, प्रिपरेशन तो करनी है भाई। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये हिस्सा है आपका उस चीज का, प्रिपरेशन का, कि आपको ये चीज देखनी है यहाँ पर प्रिपरेशन में। देखो,
कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पोर्शन ये है कि जैसे आपने अभी मन बनाया कि आपको एसएससी करनी है, अभी आप कौन सी क्लास में हो? 12th में, यानी 12th पास हो गए लगभग, आप यूँ समझ लो 12th पास हो गए लगभग, और 18 होने में आपको 1 साल और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1.5 साल मान लो, यानी आपके पास कितना समय है? 1 से लेके 1.5 साल, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा है जो 10th क्लास से तैयारी कर रहा है, किसकी? एसएससी की, और वो भी आज अभी 12th पास कर चुका, यानी वो भी आपके ही सेक्शन में, आपके वाले ही जोन में कि 12th पास करने वाला है, तो वो शुरू करेगा तैयारी, तो वो आपसे आगे होगा या आपके साथ होगा? ऑब्वियस सी बात है आपसे आगे होगा, वो आपसे 1-1.5 साल पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो इस सेक्शन को भूलो मत हो कि इन बच्चों से भी आपका कंपटीशन है। जो 25 लाख बच्चे बैठे हैं ना, उनमें से लेंगे कितने को? केवल 7,000-8,000 को। कंपटीशन इतना ज़्यादा लेवल का है, समझ रहे हो आप कंपटीशन किस लेवल का है कि 25 लाख में से 7,000 या 8,000 को चूज करेंगे। तो तैयारी के लिए ये मत देखो कि अभी तो मेरी एज नहीं हुई, या अभी तो एग्जाम नहीं है, या अभी तो एग्जाम का टाइम नहीं आया, या अभी तो सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया, या अभी तो डेट ही अनाउंस नहीं की एसएससी ने। सबको पता है हर साल एग्जाम करवाता है एसएससी, 6 महीने में करवाता था पहले, लेकिन अब तो 1 साल भर में तो एक एग्जाम करवाता, कंडक्ट करवाता। तो पोर्शन वाइज भी देखें और तैयारी वाइज भी देखें, तो कोई सा भी एग्जाम ले लो, उसकी आपको कंसिस्टेंटली 1 ईयर की तैयारी करनी कंपल्सरी है। किसी भी एग्जाम को लेके, किसी भी एग्जाम को आज उठा रहे हो ना, तो 1 साल तो आपको उसका सिलेबस जानने में लगेगा कि सिलेबस पता चला है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है इस फील्ड में, जिस फील्ड की अपन बात करें, ठीक है। और कोई डाउट? एक नॉर्मल में बात बता देता हूँ, राजस्थान में प्रचलित एग्जाम्स, राजस्थान में जो प्रचलित एग्जाम है वो कौन कौन से हैं? जैसे 12th के बाद जिनको देते हैं, एक तो प्री बीएसटीसी, सुना है सबने? पीटीटी, ये भी सुना है सबने, और एक है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सबने सुना है नॉर्मल। क्या क्या होता है बता देता हूँ। ये प्री बीएसटीसी होता है कि जिसमें आप इसका 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद 3rd ग्रेड टीचर बनने के एबल हो जाते हो, यानी आपकी एबिलिटी हो जाती है 3rd ग्रेड टीचर, जो लेवल 1 होता है। लेवल 1 मतलब 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। प्री बीएसटीसी का एक एग्जाम होता है, फॉर्म भरता है इसका, फिर एक एग्जाम होता है, फिर उस एग्जाम में जो कट ऑफ निकलती है उसकी बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। उसके बाद पीटीटी, पीटीटी में भी सेम यही पोर्शन है, और ये भी 2 साल का डिप्लोमा है। 2 और 4 जो इंटीग्रेटेड कोर्स बताया था ना मैंने, इंटीग्रेटेड बीएससी, राजस्थान में अपना इंटीग्रेटेड बीएससी पीटीईटी के तहत होता है। जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो बीएससी बीएड कर सकते हैं इसके तहत। जो बीएससी और बीएड मिला के 4 साल का एक कोर्स हो जाता है, 4 साल का एक कोर्स हो जाता है, जिससे आप 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 यानी कि 6 से लेकर 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के एबल हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल अभी जो हाल ही में चल रहा है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कौन सा? 2 तरीके के इसमें, एक तो 12th वाला और एक ग्रेजुएशन वाला। तो आप ये वाला देने के एबल हो, अभी तो 12th वाला ये दे सकते हो, 6 महीने बाद होने वाला है। अभी अपने जो शिक्षा मंत्री उन्होंने अनाउंस किया है कि सीईटी करवाएंगे 6 महीने बाद 12th वालों का। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वही जीके, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और ये वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इनसे रिलेटेड पोर्शन जो है, जैसे मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ और जीके हुई, वो अपनी कोचिंग में अवेलेबल करवाए जाते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी, ठीक है। और कोई जानकारी? हाँ, एक नॉर्मल जानकारी एक और देना चाहूँगा कि यूजुअली जब सीईटी का फॉर्म भरते हैं ना, सीयूईटी का या कोई सा भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें साइंस वालों के सामने ग्रेजुएशन का एक ऑप्शन आता है, एक तो बीएससी और एक आता है बीएससी ऑनर्स। आप जानते हो इनमें डिफरेंट क्या है? बीएससी और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंट है? नहीं पता? देखो, होने में दोनों डिग्री है, ये भी डिग्री है
और ये भी डिग्री है, लेकिन ये डिग्री होने में ये तो होगी PCM या ZBC, इनमें होगी ये तो, और एक एग्रीकल्चर में होती है। और BSc ऑनर्स होती है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से। BSc मान लो फिजिक्स से कर ली, या फिर केमिस्ट्री से कर ली, या फिर बायो से कर ली, बॉटनी से कर ली, या जूलॉजी से कर ली। तो ये तो होती है 3 साल की, और ये होती है 4 साल की। कितनी होती है? ये तो होती है 3 साल की, और ये 4 साल की। अब इसमें 4 साल होने का कोई फायदा? भाई इसमें 3 साल होने का एक फायदा तो है कि आप इन तीनों की कोई एग्जाम होगा ना, कोई जिसमें फिजिक्स मांगता हो, केमिस्ट्री मांगता हो, बायोलॉजी मैथ्स मांगता हो, या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मांगता हो, तो उन तीनों में भरने के एलिजिबल हो जाते हो। कई एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे एक एग्जाम होता है पेटेंट ऑफिसर का। पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम में मांगते हैं कि आप BSc में फिजिक्स से होना चाहिए, मतलब BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपके फिजिक्स होनी चाहिए, तब आप पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। ऐसे ही एक एग्जाम होता है स्टैटिक्स ऑफिसर का। अब स्टैटिक ऑफिसर का एग्जाम तब भर सकते हो आप जब आपके BSc में मैथ्स हो, यानी स्टैटिक्स वाला पोर्शन हो। तो अब आप नॉर्मल BSc की है तो PB है आपके पास, MBA यानी फिजिक्स भी है और मैथ्स भी है, तो इन दोनों में बनने के एलिजिबल है। लेकिन आपने BSc ऑनर्स की है फिजिक्स से, तो केवल आप इसको भर सकते हो, इसको नहीं भर सकते। अब फायदा क्या है ये सुनो, इसमें तो 3 साल होने का तो ये फायदा मिल गया अपन को कि तीनों सब्जेक्ट के लिए अपन एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें 4 साल होने का ये फायदा है कि प्लस MSc करोगे ना, जब आप MSc कितने साल की होती है? 2 साल की। मास्टर डिग्री कोई सी भी हो 2 साल की होती है। मास्टर डिग्री कोई सी भी कितने साल की होती है? 2 साल। तो मास्टर डिग्री 2 साल की होने की जगह यहाँ पर कितनी हो जाती है? 1 साल की। BSc ऑनर्स करने के बाद आपको MSc करनी पड़ती है केवल 1 साल की। ये फायदा है इसमें। और जैसे डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर MBBS करके, ये तो होता है जनरल डॉक्टर। अब इसके बाद इसको स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? PG करना पड़ता है। वेरी गुड, ये नीट PG। ये नीट PG करने के बाद इसके नाम क्या क्या लग जाता है? पहले तो MBBS लग रहा था, अब क्या? हाँ, लगभग ये 5.5 साल की थी। 5 साल का कोर्स और 6-7 महीने का वो इंटर्नशिप। नीट PG में लगता है नाम के आगे MD, और ये MD भी होती है 2 साल की। जैसे इसमें मास्टर डिग्री थी, उसमें ये मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ डॉक्टर्स, ऐसे इसमें होता है। समझ में आया? चलो, कोई डाउट नहीं? ये तो जनरल अपन ने बात की है मोटे मोटे तौर पे कि क्या क्या बन सकते हैं, या क्या क्या आपके डाउट हैं, कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से फील्ड में जाना चाहिए, या आपकी क्या ड्रीम है, आप कहाँ जा सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, कैसे बन सकते हो, इन सब क्वेश्चंस के आपके आंसर हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन जो आज के टाइम में रेज हो रहा है वो ये है कि कंपटीशन किस फील्ड में कम है। सबसे बड़ी बात है ये कि हर फील्ड में 25 से 30 लाख स्टूडेंट बैठ रहे, हम किस फील्ड में जाए? क्या हम इसके एफिशिएंस हैं, हम में वो एबिलिटी है, हम में वो एफिशिएंसी है कि हम उन 25 लाख को पार करके हम वो सीट अचीव कर सकते हैं? है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि बहुत बारीक बात है, इतना टफ कंपटीशन और हम यहाँ पर। तो उस कंडीशन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप साइंस के स्टूडेंट हो ही सही, तो आप जाओ रिसर्च की तरफ। रिसर्च वाले फील्ड में क्या है, कंपटीशन बहुत कम। जैसे मान लो किसी ने BSc कर ली, नॉर्मल BSc कहीं से भी कर ली, CUET के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की, या नॉर्मल अपने महाराणा प्रताप कॉलेज से, कहीं से भी कर ली हो, BSc कर ली उसने। अब BSc करने के बाद उसने MSc कर ली 2 साल की। अब क्या करूँ कि तू एक काम कर, नेट कर ले, नेट कर ले, है ना। लेकिन अपनी तरफ क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है लोगों को। MSc के बाद क्या कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं साहब, और B.Ed के बाद 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इस फील्ड में जा रहे हैं जिसमें B.Ed ऑलरेडी ज़्यादा है, यहाँ से मुड़ रहे हैं, इधर आ ही नहीं रहे। अरे भाई रास्ता आगे भी है, नहीं इधर ही मुड़ रहे हैं, और B.Ed के पीछे पीछे जाए जा रहे हैं। BSc कर ली, MSc कर ली, अब क्या करें, B.Ed करेंगे। सीधा सा नॉर्मल सा, मैंने
99% स्टूडेंट ऐसे देखें बीएससी एमएससी करने के बाद बीएड करते हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई फील्ड इधर भी है, इधर साइंटिस्ट बन सकते हो आप नेट करने के बाद। नेट में एक ऑप्शन होता है जॉइंट रिसर्च फेलोशिप, ये तो इस एग्जाम की तैयारी में इन दोनों का पोर्शन ही आता है केवल, बीएससी और एमएससी का। ढंग से पढ़ लिया ना इसको, कोई सा भी लेवल हो, आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी बायोलॉजी वाला हो, बीएससी मैथ्स वाला हो, आपने इस लेवल को अच्छे से पढ़ लिया तो इसको आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। फिर जेआरएफ क्या है? जॉइंट रिसर्च फेलोशिप। जॉइंट रिसर्च फेलोशिप के तहत अगर आप पीएचडी करते हो, पीएचडी क्या है? पागल होने की डिग्री नहीं है, फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट। क्या है ये पीएचडी? फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट। तो जब जेआरएफ क्रैक करते हो आप, तो पीएचडी करते हो आप, उस टाइम आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। इसको कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है। जितने 25 लाख स्टूडेंटों को ये पता है ना कि हम बीएससी करेंगे एमएससी करेंगे, ये सबके सब, इनमें से 24 लाख स्टूडेंट इधर जा रहे हैं, 24 लाख स्टूडेंट इधर जा रहे हैं। केवल 1 लाख स्टूडेंट क्या कह रहा है कि हाँ नेट कर ले, और 1 लाख भी सीरियस नहीं है, वो भी नेट करने के बाद नेट 1 साल में क्रैक नहीं होती, कहाँ जाते हैं? वापस बीएड, वापस से। हाँ, लेक्चरशिप के लिए होती है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें जॉइंट रिसर्च फेलोशिप अगर आपकी क्रैक हो जाती है तो आप पीएचडी कर सकते हो बड़ी लैब से, अच्छी बड़ी लैब से। वहाँ आपको 30,000 रुपये से 50,000 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। कब तक मिलते हैं? जबकि आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाती। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, आप खुद के नाम की लैब खोल सकते हो, खुद की किताबें चला सकते हो उसमें। इतना बड़ा ऑप्शन है इसमें। क्या बन गया आप यहाँ पे? साइंटिस्ट बन गए यहाँ पे आप, है कि नहीं? साइंटिस्ट बनने का मौका है अपने पास। साइंस होने का गर्व होना चाहिए अपन को, हमारे पास साइंस है। किसी और फील्ड के पास ये ऑप्शन थोड़ी है यार, अपने पास ही है ना। ये ऑप्शन तो और फील्ड वालों के पास भी है, बीए करके एमए करके बीएड करेगा, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, उसके पास भी ये ऑप्शन था। ये ऑप्शन उसके पास थोड़ी है। हालांकि है नेट का ऑप्शन, जेआरएफ का ऑप्शन उसके पास नहीं है। उसको फेलोशिप के लिए ये नहीं मिलेगी 30,000 रुपये पर मंथ। जॉइंट रिसर्च फेलोशिप हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए भी एज लिमिट फिक्स कर रखी है कि 28 साल की एज तक ही आप जॉइंट रिसर्च फेलोशिप पार कर सकते हो। इसके बाद नेट दे रहे हो ना, हमारे काम के नहीं हो आप, फिर नहीं मिलेगी आपको ये 30,000। केवल आप नेट करके पीएचडी कर सकते हो। समझ में आया? वेरी गुड। इसरो के बारे में सुना है? इसरो, डीआरडीओ, नासा सुना है? क्या ये इसरो हो गया, ये डीआरडीओ हो गया और ये नासा हो गया। स्पेस एजेंसीज है बड़ी अपने देश की तो 2 और ये अमेरिका की है ना। इसके बारे में तो छोड़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, बात नहीं करते उसके बारे में। बड़ी बात होगी, बड़ी छोटा मुंह बड़ी बात है ना। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये तो है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जो बात करते हैं वो करते हैं डीआरडीओ से। और नेशनल साइंटिफिक या कोई सी भी नई रिसर्च करनी हो वो कौन करता है? अपने इसरो। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में इनके पास सब तरीके के साइंटिस्ट हैं। आप बीएससी एमएससी नेट पीएचडी करके इनके पास फॉर्म अप्लाई करो, ये आपको ले लेंगे। और इतना कम कंपटीशन, इसमें कंपटीशन बताऊं कितना है? इसमें कंपटीशन है 5 पे 1। इतने फॉर्म आते हैं इसमें, 100 फॉर्म आ गए, उनमें से कितने लेने हैं? 20 लेने हैं। केवल 5 पे 1, 5 स्टूडेंट पे 1 को सेलेक्ट करेंगे। इतना कम कंपटीशन, कोई जा ही नहीं रहा इधर। साइंस वालों को पता ही नहीं है इधर का रास्ता ही पता नहीं। एक ही रास्ता पता है उनको, भीड़ चाल वाला। कौन सा? बीएससी एमएससी बीएड है वो। भेड़ चाल। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, जो मर्जी है वो करो, लेकिन एक बार ये देखो कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हम साइंस के हैं तो साइंस का होने का अपने पास बेनिफिट क्या क्या है, हम और किस फील्ड में जा सकते हैं, है कि नहीं? चलो अपने सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी फिर जो भी आपके अगर डाउट हो वो आप वीडियो वाले कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और कोचिंग में अगर आप जुड़े हुए हो तो आप कोचिंग के थ्रू हमसे जुड़े रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच।